आज की इस क्लास में आप लोग इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। देखो, कहा जाना किधर है। मतलब क्या, मैंने आपको सारे फंडामेंटल राइट्स अभी तक पढ़ा दिए हैं, बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि सब फंडामेंटल राइट्स आप लोगों के पास में है, बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर कोई इंसान आपसे आपका फंडामेंटल राइट लेता है, ऐसे में वेयर डू यू मीन्स वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू गो एंड अपील फॉर द सेम। उसके लिए बट आर्टिकल 30 तक आप लोगों ने कवर किया है, इसमें आर्टिकल 31 मेंशन नहीं है। और क्लास में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को आर्टिकल 19 पार्ट एफ पढ़ाया था, राइट। आर्टिकल 19 पार्ट एफ और आर्टिकल 31 ये दोनों ही राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 31 में भी आप लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी ही लिखा हुआ है। अब राइट टू प्रॉपर्टी ठीक है, बट इसको हटाया कब गया था? तो सेम 1978 में हम लोगों ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया था, जिसमें आर्टिकल 31 हटा दिया गया था। एंड नाउ आर्टिकल 31 along with आर्टिकल 19 पार्ट एफ दे आर द पार्ट ऑफ आर्टिकल 300 कैपिटल ए, जिसमें कैपिटल ए का मतलब अमेंडमेंट होता है। अभी इसी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि हम लोगों ने इतना कवर कर लिया था। आज हम लोगों ने इसी के आगे कवर करना है। और आर्टिकल 32 खास करके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों भाई? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की अगर बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए अपना ही एक वर्ड यूज करते हैं और बोलते हैं कि सर, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, खास करके ये कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल है। और पर्टिकुलरली आर्टिकल 32, मतलब अगर हम देखें, मैं यहां पर लिख देता हूं पर्टिकुलरली आर्टिकल नंबर 32। ऐसा आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 बहुत साफ शब्दों में आपको यह बोलता है कि इफ एनीवन ट्राइज टू एब्रोगेट योर फंडामेंटल राइट, तो आपके पास डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने के राइट है। मतलब क्या? अंडर आर्टिकल 32 वन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बट अब प्रॉब्लम यह आती है कि सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे आउट ऑफ रीच में है, तो क्या आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं? यस सर, 226 के थ्रू। बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपके आउट ऑफ रीच में है, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही सब चीजें जो आप लोग मेरे साथ 5 जगह पढ़ने वाले हैं, यही सब चीजें आर्टिकल 226 में भी मेंशन्ड है। और आर्टिकल 226 क्या है? कि आप अपने अपने स्टेट्स के हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं इफ यू वांट टू अपील फॉर योर फंडामेंटल राइट। बट अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि सर, ये अपील करने का राइट जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में भी है, हमारे पास हाई कोर्ट में भी है। अब इन दोनों चीजों में सबसे ज्यादा जो मैं एडवांटेज मानूंगा वो किसको है? मतलब अपील सुनने के लिए सबसे ज्यादा पावर कॉन्स्टिट्यूशन में किस कोर्ट को दी गई है? मतलब जुरिस्डिक्शन की बात करें, जुरिस्डिक्शन वाइज सबसे ज्यादा पावर किस कोर्ट के पास है? हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास? रिट वगैरह के लिए वहां जा सकते हैं तो स्टेट ये में। 5 तरह की रिट ही है बेटा। ये 5 पावर आपकी रिट जुरिस्डिक्शन ही है, जो हाई कोर्ट में भी आपके पास मिलती है, सुप्रीम कोर्ट में भी आपके पास मिलती है। बट अब पावर क्वेश्चन क्या आता है कि रिट जुरिस्डिक्शन में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? मतलब हु हैज द राइट टू हियर द अपील, हु हैज द राइट टू हियर द अपील, आई वुड से इन मच मोर इफेक्टिव वे। और जब ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? क्योंकि सेम पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, तो रिट जुरिस्डिक्शन की पावर किसकी ज्यादा है? आउट ऑफ दीज कोर्ट्स विच कोर्ट इज हैविंग ग्रेटर पावर इन टर्म्स ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन? सब कुछ ऑन बोर्ड रिटर्न है, बस आप लोगों को देखना है और जज करना है कि क्या होगा। यहाँ पर आर्टिकल 226 है एंड यहाँ पर आर्टिकल नंबर 32 है।
फिर रिट जुरिस्डिक्शन की पावर जो दोनों कोर्ट के पास है, इन दोनों कोर्ट्स में क्या डिफरेंट होगा? सर पहले हाई कोर्ट में जाएंगे एंड हाई कोर्ट नहीं, से आर्टिकल 32 क्या बोलता है? वन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट इन केस योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड और इफ एनीवन इज ट्राइंग और डिनाइंग टू गिव यू योर फंडामेंटल राइट, तो आपके पास डायरेक्ट पावर है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बट व्हाट आई सेड कि अगर आपका सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ रीच है तो यू कैन गो टू योर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स आल्सो अंडर आर्टिकल 226। दोनों बात एक ही कर रहे हैं। फॉर नॉर्मल केसेस बेटा, उसके लिए ठीक बोल रहे हो आप अरुणिमा, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, देन द केस विल बी फॉट देयर, देन द अपील विल बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, देन आफ्टर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट विल कम, द री अपील विल बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। दैट इज ओके, but I'm talking about writ jurisdiction. Which court out of these two courts are having greater power in terms of writ jurisdiction? रीजन नहीं याद आ रहे, बट हाई कोर्ट के पास ही ज्यादा पावर्स होते हैं। हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा सभी को? शिवांगी, यस सर। यस सर। बिल्कुल। अब यहाँ पर आंसर निकल के आ गया जो ध्रुव ने दिया, बट इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग क्या है। देखिए, आर्टिकल 32 इज अंडर द, यहां पर अगर मेंशन करें तो आर्टिकल 32 दिस इज ओनली वैलिड फॉर फंडामेंटल राइट्स। मतलब उसी के बारे में तो बात कर रहा हूं सर मैं। हाँ, उसी के बारे में बात कर रहे हो आप। आर्टिकल 32 में बस और बस फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। बट व्हाट इज आर्टिकल 226? पहली बात, आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में आना चाहिए और ये है 226। बट फिर भी इस आर्टिकल के पास फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अपील सुनने का राइट है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, हाई कोर्ट में जा सकते ही सकते हैं। इसके अलावा नॉन फंडामेंटल राइट्स के लिए भी, जिसको हम लोग जुडिशियल लैंग्वेज में लीगल राइट्स बोलते हैं या अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं, उन सब राइट्स के लिए भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ज्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले, अगर हम रिट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, केवल रिट जुरिस्डिक्शन की। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूरी कंट्री में है और हाई कोर्ट इज ओनली वैलिड फॉर अ स्टेट। तो ये सब चीजें देखें तो हम हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को ज्यादा बताते हैं व्हेन आई कंपेयर इट विद द सुप्रीम कोर्ट। चलिए, ये बात तो क्लियर समझ में आती है। अब ये 5 तरह की रिट है क्या? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये 5 रिट को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि केस स्टडी इन 5 रिट्स पर आती है। पहली रिट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस? टू हैव द बॉडी। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि आपने कोई क्राइम किया या नहीं भी किया तो पुलिस वाले आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे। ऐसे केस में जो अरेस्टेड पर्सनालिटी है, हम लोगों ने देखा भी था कि आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, ये किसी भी अरेस्ट में कोई भी इंसान जो अरेस्ट होता है उसको तरह तरह के राइट्स देता है। आर्टिकल 20 में हम लोगों ने देखा कि आप लोगों को 1 से ज्यादा बार सजा नहीं होगी अगर आपने एक साथ 5 क्राइम करे हैं और 5 क्राइम की नेचर सेम है। हम लोगों ने वहां पर भी देखा कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से आपको क्रिमिनल लेजिस्लेशन नहीं लगा सकता है। आर्टिकल 20 में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कोई इंसान अपने ही क्राइम का आई विटनेस नहीं हो सकता है। और आर्टिकल 22 में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो पहली बात तो 24 आवर्स के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करेगा। सेकंड चीज, आपको अपना एडवोकेट चुनने का फंडामेंटल राइट है। और थर्ड चीज क्या, आपकी पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंटिल अनलेस द परमिशन हैज नॉट बी टेकन फ्रॉम जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सोचिए, ये तीनों राइट तो आपके पास आर्टिकल 22 देता है और पहले के तीनों राइट आर्टिकल 20 देता है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि अरेस्ट करने के बाद दैट पुलिस ऑफिसर इज नॉट डिस्क्लोजिंग कि आपको कहां पे रखा हुआ है। दैट पुलिस ऑफिसर इज ऑल्सो डिनाइंग टू प्रोड्यूस यू बिफोर द कोर्ट इवन आफ्टर 36 आवर्स। जबकि लीगली देखा जाए तो 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ता है। 24 घंटे में लॉकअप का टाइम काउंट होता है, बस लॉकअप के बाहर का टाइम नहीं। इसमें गस्टेड हॉलिडे काउंट नहीं होती है, इसमें रश, नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो टाइम है वो काउंट नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट सोचो, आपको लॉकअप में 36 घंटे हो गए हैं, बट फिर भी दैट पुलिस ऑफिसर इज डिनाइंग टू प्रोड्यूस यू और हैज नॉट प्रोड्यूस्ड यू बिफोर द कोर्ट सो फार। ऐसे में अच्छी चीज क्या है, PIL।
आप लोगों ने बार बार PIL का बात सुना होगा। PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अच्छी चीज क्या है PIL के लिए कि PIL बस और बस फंडामेंटल राइट्स के लिए ही डाली जा सकती है और इसको कोई भी डाल सकता है। PIL can be filed only in terms of only in terms of fundamental rights, and anyone can file the PIL on the basis on behalf of anyone. तो सपोज कीजिए आपके बिहाफ पर किसी ने PIL कोर्ट में डाल दी कि सर इस तरीके से अरेस्ट हुए थे ये और अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया गया है बिफोर द कोर्ट, तो आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड सजेस्ट द रेमेडियल मेजर्स। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हेबियस कॉर्पस का रिट या एक्शन लेगा। हेबियस कॉर्पस के एक्शन में अरेस्टिंग पर्सनैलिटी को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए जो अरेस्टिंग ऑफिसर था उसको डायरेक्शन दी जाएगी। मतलब अरेस्टिंग ऑफिसर को डायरेक्शन दी जाएगी कि सर आपने जिस पर्सनालिटी को अरेस्ट किया है उसको विद इन दिस टाइम फ्रेम आप कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए, और अगर आपने नहीं किया देन द स्ट्रिक्ट एक्शंस विल बी टेकन। जब वो प्रोड्यूस होता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड वेदर योर अरेस्ट इज लॉफुल और इट इज नॉट अंडर द लॉ, और अगर वो लॉफुल नहीं है या आपको लॉफुली अरेस्ट नहीं किया गया है, ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट विल पास द ऑर्डर फॉर योर रिलीज। तो हेबियस कॉर्पस तो समझ में आ गया। हेबियस कॉर्पस का मतलब अगर कोई अनलॉफुली आपको उठाकर ले जाता है और ऐसे में आपके फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को देने से वो मना करता है, उस कंडीशन में यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और 226 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद नेक्स्ट है मंडामस। मंडामस का मतलब क्या होता है? मंडामस का मतलब है टू ऑर्डर। देखिए ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, मंडामस का लिटरल मीनिंग है टू ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब सोचिए अगर आप SBI गए, वैसे तो RBI बोलता है कि भाई बैंकों का कोई लंचार नहीं होता, बट फिर भी आजकल बैंक लंचार लेते हैं, मतलब 2 या 2:30 बजे के आसपास, जिसमें बैंक अंदर से लॉक कर दिया जाता है। लोग अंदर है, उनका काम निपटा के वो और कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं करते हैं। बट RBI की एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, अगर मैं आप लोगों को न्यूज शो करूं, या इन्हें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अपने ओम बट्समैन में नहीं। देखिए अगर हम लोग, जब RBI से क्वेश्चन पूछा गया तो RBI ने क्या बोला? RBI said that there is no specific time for the lunch in most of the bank branches. There is no specific time for the lunch in most of the bank branches, and even if you want to go for lunch, ऐसे में you'll have to ask someone to sit in your place. और ये खबर है 2017 की 8 अप्रैल। RTI डाला गया था, और RTI डालने के बाद RBI ने क्या बोला कि भाई हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें कुछ नहीं लिखा है लंच टाइम के लिए बैंक्स के लिए। मतलब कोई बैंक का कोई लंच टाइम नहीं होता है, और ऐसे में मतलब कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है, बट फिर भी अगर आपको जाना है तो ऐसे में you'll have to appoint someone else in your position। ये इंडिया टुडे की खबर है 8 अप्रैल 2017 की। बट सपोज करो आप जाते हैं फिर भी, और SBI बोलता है कि नहीं भाई अभी तो नहीं कर सकते हैं, 1 घंटे बाद आ, तो ऐसे में आपके पास RBI का ओम बट्समैन पोर्टल है जहां पर आप बैंक की कंप्लेंट कर सकते हैं। विदिन 36 आवर्स बैंक मतलब RBI विल रिजॉल्व दैट कंप्लेंट। बट फिर भी अगर कोई पब्लिक ऑफिस में बैठा है, मतलब कोई सरकारी पद पर बैठा है, बट फिर भी आपको अपना काम करने से इनकार कर रहा है जो कि उसकी ड्यूटी बनती है, और आपको पता है कि उसकी ड्यूटी है ये और उसको वो काम करना ही करना पड़ेगा, ऐसे में आप हेल्प के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं। यहाँ पे एक वर्ड जो मिसिंग है वो क्या है? अगर आपके सारे लीगल स्टेप्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब एक कंप्लेंट पोर्टल होता है, उसके बाद आप एप्लीकेशन डालिए, ये सब चीजों के होने के बाद भी अगर आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने मना किया और डायरेक्टली आप हाई कोर्ट पहुंच गए या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो आफ्टर यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल योर लीगल स्टेप्स, उसी के बाद आप मंडामस के लिए अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। मंडामस का मतलब होता है प्राइम ऑर्डर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर देता है उस पब्लिक ऑफिस को या उस पब्लिक अथॉरिटी को कि सर जो काम या जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया था वो काम विद इन दिस टाइम फ्रेम हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो ऐसे में द लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू।
तो ये है मंडामस। उसके बाद द थर्ड रिट इज कॉल्ड कुओ वारंतो। कुओ वारंतो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि अगर कोई ऐसा इंसान किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा है जिसके लिए वो अपॉइंट ही नहीं हुआ था, मतलब इफ यू हैव अपॉइंटेड समवन टू दैट पोजीशन फॉर विच ही वाज नॉट ओरिजिनली कंसिडर्ड या फॉर विच ही वाज नॉट ओरिजिनली अपॉइंटेड, बट फिर भी वो अनलॉफुली उस ऑफिस पर बैठा हुआ है, वेकेट करने का नाम नहीं ले रहा है, और जब आप लोगों को पता लगा कि हाउ और बाय व्हाट मींस ही हैव एक्वायर्ड दैट ऑफिस, तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अपील डालने के लिए कि सर मुझे लगता है कि ही हैज अनलॉफुली एक्वायर्ड द ऑफिस एंड आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट टू काइंडली वेकेट इट और टू इशू द सम्मन अगेंस्ट दैट पर्सन। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई लीगल ऑप्शन नहीं है, और मतलब आपके पास कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं है तो आप चले गए, मतलब यू शुड बी हैविंग द सैटिस्फाइंग एविडेंस फॉर दैट, तभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू दैट, क्योंकि एक पब्लिक ऑफिस के ऊपर आप क्वेश्चन उठाएंगे ऐसे में। हुआ वरन तो अगर आपका क्वेश्चन लीगल लगा तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट विल एक्सेप्ट योर अपील एंड विल इशू द सम्मन लेटर अगेंस्ट दैट पर्सन, जहां पे उससे पूछा जाएगा कि सर व्हाट इज योर अथॉरिटी और व्हाट इज योर अथॉरिटी अंडर विच यू हैव एक्वायर्ड दिस ऑफिस। आपका क्या अथॉरिटी है जिसके अंतर्गत आपने इस ऑफिस को एज्यूम किया है, हमें प्रूव कीजिए कि आप ही को इस ऑफिस के लिए चुना गया था। ऐसे में जब तक वो प्रूव नहीं करता है ही विल रिमेन अंडर सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब ये पार्शियल सस्पेंशन होता है, यहाँ पर आपको इनकम नहीं मिलती है, मतलब जब तक केस चलेगा तब तक कोई इनकम कोई सैलरी विल नॉट बी गिवन टू यू। तो कुओ वारंटो का मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी, जनरली पब्लिक ऑफिस के लिए इसको आप इशू करते हैं। उसके बाद ये लास्ट की दोनों रिट प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी, ये दोनों रिट्स यूज होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। इन दोनों रिट्स को आप केवल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, हालांकि ऐसा होता नहीं है बट फिर भी सपोज करो कि कोई केस चल रहा है, जिस केस में आपके पास फाइलिंग ऑप्शंस हैं, मतलब आप कौन कौन सी जगह से उस केस को फाइल कर सकते हैं। सपोज करिए जनरली जहां पे इंसिडेंट होता है या जहां पर एफआईआर होती है, तो उसी पुलिस के आसपास का कोर्ट लिया जाता है, मतलब उसी स्टेशन के आसपास का कोर्ट जो जुरिसडिक्शन में होता है, दैट इज नॉर्मली कंसिडर्ड। बट हर गेट बंद कर दो। यस, तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या? सपोज करो कि जहां पे इंसिडेंट हुआ या जहां पे आपने एफआईआर कराई वो जगह दिल्ली थी, बट जब आपने कोर्ट केस को डालने की कोशिश करी तब आप उस कोर्ट केस को मिर्जापुर ले गए। ठीक है, दिल्ली से मिर्जापुर ले गए। ऐसे में देखा जाए तो मिर्जापुर यूपी के कोर्ट में आ गया, वहां के कोर्ट में वो फाइल नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आपने अपने लिंक्स को यूज करके वहां पर फाइल करवाया, क्योंकि आपको ये लगता है कि वहां पे जो बैठा हुआ जज है दैट इज अंडर योर कमांड। ठीक है जी, आपको ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? अगर सामने वाली पार्टी को ये बात समझ में आती है कि सर इन्होंने अनलॉफुली या फिर सही तरीका नहीं था, जिस कोर्ट में ये जाना चाहिए था उस कोर्ट में ये केस नहीं गया, ऐसे में यू विल अपील अगेंस्ट दैट केस इन इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और ऐसे में वो प्रोहिबिशन की रिट इशू करेगा। प्रोहिबिशन की रिट का मतलब लोअर कोर्ट को एडवाइस किया जाएगा कि सर आप इस केस पर प्रोसीडिंग्स हाथ की हाथ रोक दीजिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया ठीक बात है, बट अब आप इस केस पर प्रोसीडिंग्स को रोक दीजिए। मतलब अभी प्रोहिबिशन की रिट तब इशू होती है जब ट्रायल्स शुरू नहीं होते हैं, अभी ट्रायल शुरू हुआ ही नहीं है, तब आप चले गए टाइमली और ऐसे में ट्रायल को रुकवा दिया होने से, इसको प्रोहिबिशन कहते हैं। बट सपोज करो ट्रायल भी शुरू हो गया है, ट्रायल शुरू हो गया, ऐसे में चलते हुए ट्रायल को रुकवाना मुश्किल काम होता है, इसलिए अगला और पांचवा ऑप्शन आप लोगों के पास में आता है जिसको सर्टियोरारी बोलते हैं।
सर्टियोरारी में सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहा जाता है कि आपने अभी तक जितने ट्रायल या जितनी सुनवाई कर ली है उसको वहीं पर रोक दीजिए। जितने एविडेंस अभी तक ट्रायल के दौरान आपके सामने प्रोड्यूस किए गए हैं उसकी पूरी फाइल बनाकर जिस कोर्ट में हम ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं आप उस कोर्ट में लीगली उसको ट्रांसफर कर दिए। इसको सर्टियोरारी बोलते हैं। तो प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी दोनों में फर्क कोई नहीं है, बट प्रोहिबिशन तब इश्यू होता है जब ट्रायल शुरू नहीं हो गया, सॉरी जब ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, और सर्टियोरारी तब इश्यू होता है जब ट्रायल शुरू हो चुका है। और इस तरीके से आर्टिकल 32 में आपके पास 5 तरीके कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। दोबारा पांचों के बारे में एक बार देख लेते हैं। हेबियस कॉर्पस का मतलब अगर किसी इंसान को अनलॉफुली अरेस्ट किया गया है तो आप उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करवाते हैं। मंडामस का मतलब अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी आपका काम करके नहीं दे रही है तो उसके खिलाफ ऑर्डर करवाएं। क्वो वारंटो का मतलब अगर किसी इंसान ने इलीगली कोई ऑफिस अटेंड किया है तो उससे उसकी अथॉरिटी पूछना। और प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी ये दोनों सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए यूज होता है, जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई ऐसा कोर्ट है जो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर कोई मामला सुन रहा है। तो अगर वो सुनना शुरू नहीं कर रहा है, अभी केवल वो मामला फाइल हुआ है, तो उसकी सुनवाई को रोकने के लिए प्रोहिबिशन। और अगर सुनवाई भी शुरू हो गई है तो ऐसे में उस केस को रोकने के लिए पूरा या उसको ट्रांसफर करने के लिए सर्टियोरारी इस रिट का यूज होता है। बच्चों ये समझ में आ गया सभी को आर्टिकल 32 अच्छे से? Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी मैम, ध्रुव को आ गया। एक बच्चा और था, कहा गया? अरुणिमा, ध्रुव, शिवांगी, अच्छा ठीक है सभी। तो आर्टिकल 32 जनरली देखा जाए ना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं तो बस इससे ऊपर कोई राइट नहीं है। आर्टिकल 32 तक ही फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इससे ऊपर कोई राइट मतलब इससे नीचे कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो सर ये आर्टिकल 33, 34, 35 क्या है, इसके बारे में बताइए। चलिए सबसे पहले 33 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप लोगों ने मेरे साथ पुलिस फोर्सेस एक्ट पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने किसी क्लास में फंडामेंटल राइट को पढ़ाते समय ही जब मैं फ्रीडम पढ़ा रहा था आप लोगों को आर्टिकल 19 में, तब मैंने आप लोगों को असेंबली की फ्रीडम बताई थी। याद आ रहा है सभी को आर्टिकल 19? Yes, sir. Right to assemble. उसके बाद मैंने आप लोगों को आर्टिकल 19 पढ़ाते समय पुलिस फोर्सेस एक्ट पढ़ाया था कि क्या किसी स्टेट की पुलिस को ये राइट होता है कि वो स्ट्राइक पे बैठ जाए। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि नहीं यार नहीं नहीं। है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे में कोई स्टेट पुलिस मतलब स्ट्राइक पे बैठ जाएगी तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ऐसे में स्टेट की इंटीग्रिटी, स्टेट की सोवरेनिटी, ये सारी चीजें बड़ी खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए हम लोगों ने बोला कि नहीं सर, कोई भी स्टेट पुलिस स्ट्राइक पे तो नहीं बैठ सकती है। उसी तरीके से एक्चुअली में ये डिसाइड कौन करता है? अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर कौन डिसाइड करेगा कि आप स्ट्राइक पे बैठोगे, आप स्ट्राइक पे नहीं बैठोगे? तो अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आया ना बच्चों, तो पार्लियामेंट का नाम लोगे आप, क्योंकि आर्टिकल 33 बोलता है पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, या अगर कोई बाय चांस राइट बने हैं तो उसको हटा सकती है। कौन से? फंडामेंटल राइट्स को। और अगर कोई फंडामेंटल राइट्स आर्म्ड फोर्सेस को दिए जाने हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिए जाने हैं, पुलिस फोर्सेस को दिए जाने हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिए जाने हैं, या एनालॉगस फोर्सेस को दिए जाने हैं, तो ऐसे में कौन डिसाइड करेगा कि इनके पास फंडामेंटल राइट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पर ना आपका दिमाग घुमाने के लिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बेटा पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है, ऐसे में किसी स्टेट की पुलिस के पास फंडामेंटल राइट होंगे या नहीं होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट करेगा या सेंटर करेगा? आपके पास आंसर है सेंटर। स्टेट मत आप टिक करना, क्योंकि स्टेट के पास ये ऑप्शन नहीं है बच्चों। स्टेट के पास ये ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ पर अच्छी तरीके से बोल दिया गया है एक चीज, और क्या बोला है कि सर पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कि वो किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस को फंडामेंटल राइट दे भी सकती है, और अगर किसी के पास है तो उससे ले भी सकती है। दिस इज आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 क्या होता है? सपोज करो कि अभी किसी आर्म फोर्सेस को राइट दे रखा था, बट अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने वापस ले लिया है। वापस ले लिया है, ऐसे में लोगों को बहुत बुरा लगा, और उस स्टेट के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लोग जमीन पर उतर आए, लोग ग्राउंड पे उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे, हाय हाय करने लगे, पुलिस वालों के खिलाफ बोलने लगे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सिचुएशन बद से बदतर होती चली गई और आप कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसे में ना
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास एक और राइट है, क्या? वो मार्शल लॉ यूज कर सकती है। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। मार्शल लॉ का मतलब जब आप पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करती है कि जब आप लोग जो मिलिट्री है तो पूरा राइट दे देते हैं, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब उस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले काम में नहीं आ सकते हैं, मतलब पुलिस वालों के हाथों से बाजी निकल गई है। तो अब ऐसे में क्योंकि पुलिस वालों के हाथों से बाजी निकल गई है तो सिंपल सी बात क्या है, ऐसे में आर्मी को मूव इन करना पड़ेगा। और आर्मी को मूव इन करने के लिए आर्टिकल 34 का यूज किया जाता है। बार बार ये आर्टिकल आप लोगों से पूछा जाता है कि मार्शल लॉ हमारी कंट्री में किस आर्टिकल के अंडर लगता है। ऐसे में मिलिट्री को पूरी पावर दी जाती है कि सर आप जो करना है कीजिए, मगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को अंडर पीस दोबारा से रिस्टोर कीजिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। दिस इज आर्टिकल नंबर 34, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल 35 आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है। क्या? ये केवल पार्लियामेंट को ही पावर देता है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कानून बनाने के लिए बस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विल टेक द एक्शन। आर्टिकल 35 इज स्ट्रिक्टली सेइंग क्या स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है, केवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आप लोगों के लिए लॉ बना सके। और इसी के साथ बच्चों पूरा फंडामेंटल राइट जो आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ पिछली 4 क्लासेस से शुरू किया था वो हो जाता है खत्म। इसमें हम लोगों ने हर एक फंडामेंटल राइट की हर सिचुएशन को इमेजिन करके देखा कि हद से हद सिचुएशन कहां तक जा सकती है और कितनी जा सकती है। ये सारी सिचुएशंस हम लोगों ने अपनी क्लास फंडामेंटल राइट्स में पूरा अच्छे से समझा। और अगर आर्टिकल 34 एक बार बता दीजिए। 34 बेटा मार्शल लॉ होता है। मार्शल लॉ का मतलब क्या? अगर सिचुएशन आपके हाथों से बिगड़ गई है, पहली बात तो अगर किसी स्टेट में सपोज करो कि ये एरिया है और इस एरिया में जो लॉ है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे में सबसे पहली फोर्स जिसको मूव इन किया जाएगा वो पुलिस होती है। सबसे पहले तो पुलिस को आप लोग मूव इन करते हैं और पुलिस के पास पूरी पावर होती है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में लॉ सिचुएशन को दोबारा से रिस्टोर कीजिए। क्या एम है? एम क्या है? टू रिस्टोर द लॉ और टू रिस्टोर पीस, लॉ एंड ऑर्डर। इसके लिए आप लोग पुलिस को मूव करते हैं। इन 3 चीजों का आपके पास लक्ष्य होता है। सपोज करो कि पुलिस वाले लॉ ऑर्डर और शांति को रिस्टोर करने में अगर असफल रहते हैं, असफल मतलब अगर ये लोग सफल नहीं रहते, ऐसे में आर्टिकल 34 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है। और पुलिस किसके हाथ में है? पुलिस तो स्टेट के हाथ में है। तो स्टेट ने अपनी पूरी कोशिश कर ली किसी ना किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को वापस करने की। सपोज करो दंगा हुआ था दिल्ली में, अगर आपको याद हो रहा हो 2019 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तब उस दौरान प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया में, खासकर की शाहीन बाग प्रोटेस्ट, फिर ईस्ट दिल्ली में भजनपुरा दंगे। ऐसे में हालांकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और क्योंकि यूनियन टेरिटरी है इसलिए दिल्ली पुलिस स्टेट के पास ना होकर सेंटर के पास है, बट हम लोग मान लेते हैं कि सपोज करो कि स्टेट के पास ही थी। तो जो दिल्ली पुलिस है उसने अपनी पूरी तैयारी करी, दिल्ली पुलिस ने हर पॉसिबल कोशिश करी दंगे ना हो, दंगों को बचाने के लिए हर पॉसिबल जो कोशिश हो सकती थी वो करी। बट जब दंगे उनसे नहीं रुके तब पार्लियामेंट को लगा कि यार अब दिक्कत है, जो पुलिस है ये फेल हो रही है। ऐसे में अब आर्टिकल 34 को यूज करना हम लोगों की एक कंपल्शन बन गया है। तब दूसरी संस्था को बुलाया जाता है और ये होती है आर्मी। पैरामिलिट्री फोर्स को भेजा जाता है कि सर अब आप जाओ और अब आप लॉ एंड ऑर्डर को इस एरिया में रिस्टोर करो। आर्मी किसके थ्रू भेजी जाती है? तो आंसर है होम मिनिस्ट्री। क्योंकि हम लोगों की जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है, बीएसएफ हो गया या सीआरपीएफ या सीआईएसएफ या एसएसबी, सब होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो होम मिनिस्ट्री जिस आर्टिकल को यूज करके ये ऑर्डर देती है वो ऑर्डर है मार्शल लॉ, आर्टिकल है 34। फिर आर्मी मूव इन करती है, जैसे कि दिल्ली में
आर्मी मूव इन करी, उसके बाद जाकर लोगों को लगा कि हाँ अब आर्मी आ गई है तो अब दंगे नहीं होंगे। ऐसे में ना आर्मी मार्च करती है हर जगह पर, जहां पर भी संभावित इलाके होते हैं कि यहाँ पर दंगे फूट सकते हैं दोबारा से, वहां पर आर्मी अपनी मार्च करती है ताकि लोगों को ये विश्वास दिलाया जा सके कि इवन इफ द सिचुएशन विल गो आउट ऑफ कंट्रोल, हम लोग देख लेंगे। क्योंकि आर्मी को ट्रेन ही किया जाता है, इसलिए पुलिस वालों की ट्रेनिंग अलग होती है। अगर पुलिस एज ए इंस्टीट्यूशन फेल हो रही है तो ऐसे में आर्मी विल कम इन। पुलिस स्टेट के पास होती है, आर्मी सेंटर के पास। तो आर्मी को कौन भेजने का काम करता है? सेंटर भेजने का काम। कभी के बाद जब ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी ये दोनों अलग अलग होती है ना, सपोज करो कि रूलिंग पार्टी सेंटर में है, ऑपोजिशन पार्टी स्टेट में है, ऐसे में इनके बीच में तालमेल बनना बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे में ऑपोजिशन पार्टी बार बार रिक्वेस्ट करती है, मतलब स्टेट की पार्टी बार बार रिक्वेस्ट करती है सेंटर को कि सर हमारी पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप प्लीज आर्मी को भेजिए। बट कभी के बाद ना स्टेट को परेशान करने के लिए सेंटर खासकर की पुलिस नहीं भेजता है। तो ये है पूरा की पूरा इंडिया में ड्रामा आर्टिकल 34 का। अब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। के साथ होते हैं फंडामेंटल राइट्स हम लोगों की कंप्लीट। हालांकि फंडामेंटल राइट्स पूरे हो चुके हैं। AFSP, अच्छा अफस्पा एक्ट रिलेटेड टू मार्शल लॉ विच इज इन फोर्स इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब बेटा अफस्पा है, एक्चुअली में अफस्पा बनाया क्यों गया था? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कहने के लिए तो अफस्पा एक तरीके से आप मार्शल लॉ बोल सकते हैं, मतलब एक क्रिटिक बोलता है कि सर ये मार्शल लॉ ही है। बट अगर इसके पीछे देखा जाए ना, मतलब अभी तक देखिए फॉर्चुनेटली, मतलब अगर मैं फॉर्चुनेटली बात करता हूं तो अभी तक इंडिया में मार्शल लॉ यूज नहीं हुआ है। तो फिर ये अफस्पा क्या है? एक्चुअली में अ टाइप ऑफ मार्शल लॉ है, और अफस्पा एक स्पेशल पावर दे देता है। किसको देता है? आर्म्ड फोर्सेस को देता है डिस्टर्ब्ड एरियाज में। इस पावर में होता है कि आप, पहली बात तो इस पावर में होता है कि आप कहीं भी जाइए, सर्च कीजिए, किसी को भी अरेस्ट कीजिए, किसी को भी उठा के ले जाइए, किसी के भी घर में घुस जाइए, आपको किसी वारंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जबकि पुलिस वाले बिना वारंट के आपके घर में नहीं घुस सकते। सबसे पहले इसको यूज किया ही 1958 में असम में गया था, क्योंकि असम में, नागालैंड में, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक्सट्रीमिज्म की। इसलिए क्योंकि ये स्टेट्स को ना कभी ब्रिटिशर्स ने भी अच्छे से या पर्टिकुलरली देखा नहीं, या इनको कभी कंट्रोल में लाने की कभी कोशिश नहीं की गई। इनको स्टार्टिंग से ही फील कराया गया कि यू आर अ सेपरेट और सेग्रीगेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसे में होता है ना कि वो सेग्रीगेशन की स्पिरिट इतनी बढ़ जाती है कि आपका वो गुस्सा आक्रोश में निकल आता है कि अच्छा अब हम बताते हैं। खास करके असम की बात करें तो यार इसको तो स्टार्टिंग से ही ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे डिगबोई माइन है जिसको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए यूज किया जाता है। 1880 के दशक से बिना रोके आप इसको यूज कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज तो सारे निकाल लिए और डेवलपमेंट के नाम पर ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं दिया। और जब ये डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर तक बढ़ने लगी तब वहां पर भी हमको लगा कि यार ये भी डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं। तो एक्चुअली में सर अफस्पा मार्शल लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि मार्शल लॉ में इतनी पावर नहीं मिलती आर्मी को। ये एक स्पेशल पावर एक्ट है जिसमें आप बहुत सारी शक्तियां दे देते हैं आर्मी को कि सर बिना वारंट के घर में घुसिए, किसी को भी अरेस्ट कर लीजिए, हाँ किसी को भी सर्च कर लीजिए, उठा के थाने ले आइए, तोड़िए। मतलब एक स्पेशल पावर देती है आर्म्ड फोर्सेस को, मगर सर्टेन एरियाज में, किसी एक छोटे से इलाके में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? क्यों उसको हटाना पड़ा बहुत सारे एरियाज में से? क्योंकि लोगों को लगने लग गया कि आर्मी वाले जो है ना वो अफस्पा के नाम पर रेप कर रहे हैं। मतलब बड़ा ये एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है। इसको शुरू करेंगे तो शायद जितना मर्जी आप बोल लें वो कम होगा। बहुत सारे लोगों ने तो जनरल डायर के साथ कंपेयर किया है अफस्पा को, कि जैसे जनरल डायर ने बिना कुछ सोचे समझे गोलियां चला दी, वैसे ही अफस्पा में आर्मी वाले करते हैं। और क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में अफस्पा जैसी चीजों की जरूरत है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर जरूरत है भी, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपने आप को इंडिया का पार्ट नहीं समझता है। इंडिया में उसके साथ उनके साथ बड़ा सेग्रीगेटिव पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा बेटा ध्रुव। बड़ी चीज है एक्चुअली, मैं एकदम से तो नहीं समझा पाऊंगा, बट मैंने आपको ना एक आउटलाइन दे दिया है कि अफस्पा क्या स्पेशल पावर देता है। और आर्टिकल 34 में ये पावर आर्मी को नॉर्मली नहीं मिलती है। ठीक है ना? आर्मी नॉर्मली आर्टिकल 34 में आपके घर नहीं घुस सकती है,
सर्च वारंट के बिना सर्च नहीं कर सकती है, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है अनटिल अनलेस अच्छे प्रूफ ना हो उस इंसान के खिलाफ और एफआईआर में वो शो नहीं होता हो, तो तब तक आर्मी वाले एक्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 34 का यूज अभी तक हुआ नहीं है, मार्शल लॉ अभी तक हम लोगों ने इंडिया में कभी लगाया ही नहीं है, मतलब पर्टिकुलरली सिचुएशन कभी पड़ी नहीं हम लोगों को। बट अफस्पा को लगाने की जरूरत थी, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस, एक्चुअली में अफस्पा का मतलब क्या है तो बेटा ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में सबसे पहले बना था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, मार्शल लॉ और अफस्पा में जमीन आसमान का फर्क है। अफस्पा को हम लोग ज्यादा यूज करना अच्छा समझते हैं क्योंकि यहाँ पर आर्मी के पास ज्यादा पावर मिल जाती है, जबकि आर्टिकल 34 में इतनी पावर इन लोगों के पास में नहीं होती। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। ध्रुव, कोई और डाउट है तो पूछिए। मतलब सबसे ज्यादा एरिया अगर पूछोगे ना कि कहाँ पे यूज हुआ है तो असम और मणिपुर, ये दोनों इलाकों ने बैंड बजाई थी इंडिया की। असम मणिपुर के बाद हम लोगों ने इसको पंजाब चंडीगढ़ में भी यूज किया था जब भिंडरे वाला था, अगर आपको याद आ रहा हो। उसके बाद हम इसको जम्मू कश्मीर भी लेकर गए। तो की प्रोविजंस तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए, ज्यादातर डिस्टर्ब्ड एरियाज में यूज होता है और आर्मी के पास ज्यादा पावर हो जाती है अफस्पा में इन कंपैरिजन टू आर्टिकल 34। केस स्टडी पढ़ोगे तो आपके पास त्रिपुरा भी आएगा, अरुणाचल भी आएगा, नागालैंड भी आएगा, मिजोरम भी आएगा। जनरली शुरुआत कहां से हुई थी तो आंसर है असम और मणिपुर से। चलिए इसके बाद अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक तो हमारा हो गया अच्छे से कंप्लीट। फंडामेंटल राइट से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई होप आप केस स्टडी सहित उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आप लोगों का है फंडामेंटल ड्यूटीज। छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके बीच में भी हम लोग एक चीज मिस आउट कर रहे हैं जिसको आप डीपीएसपी कहते हैं। क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं तब डीपीएसपी शुरू होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हालांकि उसको अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी फंडामेंटल राइट की तरह ही पढ़ाया जाएगा। बट अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता हूं, पहली बात तो ये कब लेकर आए थे, ये तब लेकर आए थे व्हेन इन इंडिया इमरजेंसी वाज गोइंग ऑन। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इंडिया में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को कब लगाया था और वो इमरजेंसी कब तक चली थी? ये शिवांगी जी ने तो नंबर ही लिख दिया पूरा। मैम क्या कर रहे हो? अच्छा आप ठीक है। देखिए इंदिरा गांधी वाली जो इमरजेंसी थी 1975 में लगी, सच बात है, और 1977 तक चलती है ये इमरजेंसी। हालांकि इसके पीछे ना बहुत वाद विवाद है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस इमरजेंसी को जिस ग्राउंड पे लगाया गया था, इंटरनल रिबेलियन नहीं था बेटा, वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था। ये वर्ड आप लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। और ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का इसमें हाथ था कि ये इमरजेंसी क्यों लगी और कैसे लगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस इमरजेंसी में प्ले किया गया, मतलब क्यों लगाई गई, तो आंसर में आता है इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रयागराज हाईकोर्ट का ऑर्डर। अब प्रयागराज हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रयागराज हाईकोर्ट क्या बोल गया ऐसा जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो सबसे पहली बात करते हैं, प्रयागराज हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को बोला था, और प्रयागराज हाईकोर्ट ने एक्चुअली में क्या हुआ क्या था, पूरा की पूरा किस्सा क्यों आया बीच में। तो इंदिरा गांधी ने ना इलेक्शन कैंपेनिंग करा था उस प्रयागराज इलाके में, जहां पे उनके ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने ना जो संहिता आप लोगों ने सुना होगा ना, जिसको आप लोग कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, आचार संहिता, मतलब इलेक्शन की डेट आने के बाद आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसका एक पूरा सेट रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट आता है। तो माना यह जाता था कि सब जब इलेक्शन कैंपेनिंग इंदिरा गांधी जी इलाहाबाद में कर रही थी उस टाइम पे उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को वोयलेट किया था। तो उसमें से ना अपोजिशन पार्टी का एक कैंडिडेट पहुंच जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट ये बोलकर कि सर इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है उसको आप रद्द कर दीजिए। मतलब इंदिरा गांधी का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको आप पोस्टपोन या उसको आप रद्द ही कर दीजिए, क्योंकि हमको लगता है कि ये ठीक ढंग से इलेक्शन हुआ नहीं था। इसमें आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर जाना भी पड़ा था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। पहली बार
इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर मतलब गया था कोर्ट पहली बार, मतलब जब वो प्राइम मिनिस्टर था, एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई इंसान इंदिरा का कोर्ट में गया था, और वो पहली प्राइम मिनिस्टर जो एज अ प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में गई वो मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने दलीलें दी वहां पर कि नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं किया। बट देखिए, परिणाम तो अगेंस्ट में आने ही थे, और जब रिजल्ट्स उनके अगेंस्ट में आए तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट सुना दी कि सर मैम, आपका जो इलेक्शन है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम डिक्लेयर करते हैं, और अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीएम। सारे अपोजिशन पार्टी उस टाइम पे एंटी कांग्रेस हो जाती है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मुझे नारायण मूवमेंट के बारे में याद है। जेपी गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट। कोई मुझे बता सकता है जनता पार्टी का लीडर कौन था जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ तीखे सवाल उठाए थे? बड़ा फेमस नाम है, और इंडिया के ओल्डेस्ट पीएम है अभी तक के वो, मतलब जब वो पीएम बने उससे ज्यादा उम्र नहीं थी कोई, किसी भी पीएम की उनसे ज्यादा उम्र नहीं है। जेपी, जनता पार्टी के इंडिया में गवर्नमेंट बने थे, सॉरी पीएम बने थे, नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, तो ये जनता पार्टी मोरारजी देसाई के अंडर चल रही थी, और उस टाइम पर जब इंदिरा गांधी को लगा कि अब कुर्सी बचाने का वक्त आ गया, तो ऐसे में संजय गांधी एडवाइस करते हैं कि मैम, मतलब मदर, आप एक काम कीजिए, आप फंडामेंटल जो सॉरी आर्टिकल 360 जो है ना हमारे पास, आर्टिकल 352 जो है, आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर मतलब हमारे इंडिया में इमरजेंसी को लगवा सकता है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पर। अब यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ये वर्ड इतना वेग था कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन जानता ही नहीं था कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ऐसे में इंदिरा गांधी को लगा कि हाँ यार, दिस इज द लीगल ग्राउंड, क्योंकि अपोजिशन पार्टी डिमांड कर रही है उनका रेजिग्नेशन, इंडिया में उनकी उनकी सत्ता उनके हाथों से जा सकती है। जनता पार्टी का जो मूवमेंट है, और उस मूवमेंट का नाम इंदिरा हटाओ देश बचाओ था। इन्होंने इंदिरा हटाओ देश बचाओ कुछ इस तरीके से मूवमेंट चलाया, और ज्यादा से ज्यादा लोग मोरारजी देसाई और जनता पार्टी के सपोर्ट में आने लगे। ऐसे में आर्टिकल 352 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वाले जो वर्डिक्ट है उसको पास किया गया। और पहली बार, मतलब उस टाइम पर इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, तो कहा यह जाता था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटर्न परमिशन की भी जरूरत नहीं थी इंडिया में नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए। और इसलिए इंदिरा गांधी ने अकेले ही फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनके अंडर पूरे देश में इमरजेंसी लगवा दी। यहां तक कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी नहीं पता था कि इमरजेंसी लग चुकी है। और बाद में आप इमरजेंसी के लिए ओवरनाइट बैठक बुलाते हैं, जब सबसे पहले सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताया जाता है कि हमारी कंट्री में इमरजेंसी लग गई है। कहा यह भी जाता है कि सभी प्रेस हाउसेस, जितने भी प्रेस हाउस थे, उन सभी की बिजली काट दी गई थी। तो ये इमरजेंसी बड़ी कंट्रोवर्शियल रही दोस्तों। और इसलिए ना बेटा, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ये वर्ड क्योंकि बहुत हेक था, इसलिए इसको हटा दिया गया, और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की जगह अब जो वर्ड यहां पर यूज किया जाता है, अब क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर इसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकता था, इसलिए ऐसा दोबारा ना हो, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इस वर्ड को अब आप आर्म्ड रिबेलियन के नाम से जानते हैं। ये वर्ड अब आर्म्ड रिबेलियन के नाम से फेमस है, कि अगर इंडिया में सैनिक विद्रोह हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनल डिस्टर्बेंस है। चलिए, जब इंडिया में ये 2 सालों के बीच में इमरजेंसी लगी रही थी, उस समय इंदिरा गांधी को लगा कि यार यूएसएसआर से हमें कुछ सीखना चाहिए, और यूएसएसआर में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 10। इंदिरा गांधी ने सोचा कि इनको भी इंडिया में लाने का टाइम आ गया है, और इसलिए एक अलग से पार्ट बनाया गया जिसको पार्ट 4A, ए का मतलब अमेंडमेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। और इस पार्ट 4A में बस एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल A। कब जोड़ा गया था? तो 42nd अमेंडमेंट था 1976 का। और इंदिरा गांधी के ये लाने से पहले सोरेन सिंह कमेटी ने भी बोला था कि इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी कोई चीज होनी चाहिए।
और इसलिए इंदिरा गांधी 1976 में इमरजेंसी के दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इन 10 ड्यूटीज को जोड़ देती है। कौन सी 10 ड्यूटी? अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, हर किसी को जो फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स है उसका सम्मान करना चाहिए, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और एक वर्ड और होता है जिसको यूज किया जाता है, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड, आपको कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसमें? सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, एक चीज और हम बहुत बार यूज करते हैं, एक बच्चे का आंसर तो आया है, यूनिटी। हाँ जी बेटा, यूनिटी। शायद यूनिटी हो सकता है, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हाँ यूनिटी ही होगा, ठीक है, यस यस यस। हाँ, तो इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी, इन तीनों को बचा के रखना आप सबके काम में आता है, आप सबको ये काम करना पड़ेगा, अगर कोई इंसान नहीं करता तो वो जेल जा सकता है। आपको कंट्री को डिफेंड करना है। ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है ना, ये आप लोगों ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में शायद बीच में सुना होगा, जहां पर रशियन फोर्सेस की अमाउंट कम होती जा रही थी और व्लादिमीर पुतिन अपने सभी रशियन दोस्तों से रिक्वेस्ट करते थे कि सर अब रशिया के यूथ की बारी आ गई है कि वो अपनी कंट्री के लिए बलिदान दे, आर्मी में सामने आए। और जैसे ही व्लादिमीर पुतिन इस स्टेटमेंट को पब्लिक में करते हैं या पब्लिकली अनाउंस किया जाता है, तो रशियन एयरपोर्ट्स में एकदम से जाम लग जाता है, मतलब सारे यूथ कंट्री से निकल निकल के भागने लगते हैं। हाँ, तो ऐसा ही इसी फोर्थ ड्यूटी का इस्तेमाल रशिया में पिछले साल हुआ था 2022 में, कि डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। फिफ्थ पॉइंट है कॉमन ब्रदरहुड को बचा के रखे, हमारे कॉम्पोजिट कल्चर को समझे, नेशनल जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको भी बचा के रखना आप ही का काम है। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करे। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब यार हमारे देश में ना साइंटिफिकली सबको बढ़ावा मिलना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखे और हमेशा हर फील्ड में एक्सेलेंस की तरफ भागे, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। तो ये 10 चीजें हम लोगों ने रशिया से एज इट इज उठा ली, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कि आज की डेट में फंडामेंटल ड्यूटीज 11वीं है। और जब आपको याद आ रहा होगा, जब मैंने आपको आर्टिकल 21 पार्ट ए पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि 6 से 14 साल के बीच के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। मगर दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें 11th ड्यूटी बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है, क्योंकि इस 11th ड्यूटी को भी 86th अमेंडमेंट उसी एक्ट ने जोड़ा, जिस एक्ट ने आर्टिकल 21 पार्ट ए को जोड़ा था। 86th अमेंडमेंट सन 2002 में इसको जोड़ा गया था। ये सेम अमेंडमेंट है जिसमें आप राइट टू एजुकेशन पढ़ते हो, आर्टिकल 21 पार्ट ए, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने ये पढ़ाया है आपको। मगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इट इज द ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स और गार्डियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल। मतलब क्या, यहाँ पे सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बहुत लोगों ने बोला कि सरकार तो यार अपना पल्ला झाड़ रही है, कि एक तरफ तो बोल रही है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देंगे सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ पेरेंट्स पर आप ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजें, मतलब अच्छे से स्कूल भेजें। और उन्हीं पेरेंट्स की और या गार्डियंस की आपने ड्यूटी बना दी है कि सर अगर आप नहीं जाओगे तो ऐसे में, मतलब अगर आप नहीं चाहोगे ऐसे में हम तो आपके बच्चों को जबरदस्ती उठा के नहीं लेके जा सकते ना। हालांकि अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है, इस पे हम ज्यादा देर तक डिबेट क्यों नहीं करते हैं। देखिए जब यूपीएससी की बात आएगी ना, जब आपको आंसर राइटिंग लिखना होगा खास करके जुडिशियल सर्विसेज में, तो ये नेगेटिव पॉइंट फंडामेंटल ड्यूटीज के का दिखता है। बट अच्छी चीज क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन इंडिया। इसका कोई मतलब समझा सकता है मुझे? फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन इंडिया। सर अगर स्टेट चाहे तो इसे लॉ बना सकता है और नहीं चाहे तो नहीं भी। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कह नहीं सकती है स्टेट को कि आप ये इम्पोज करो ही करो अपने स्टेट में। तो सिंपल सी बात क्या है यार, एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? देखिए आप लोगों ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, हालांकि ध्रुव ने आंसर करेक्ट दिया है, बट फिर भी एक कॉमन लेमैन को बताने के लिए
आपके पास छोड़िए, इसको अनडू कर देते हैं। हाँ, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन सिम की तरह है, जिसमें आपके पास प्लान्स ही प्लान्स है, नंबर ऑफ प्लान्स। मगर अगर आपको किसी एक प्लान को एक्टिवेट करना पड़े तो आप रिचार्ज करते हैं, तभी तो वो प्लान एक्टिवेट होता है आपके फोन, आपकी सिम पर। वो रिचार्ज करने का काम करती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट करती है रिचार्ज, और ये रिचार्ज वन टाइम होता है बस। ये एक टाइम रिचार्ज होता है। कैसे होता है रिचार्ज? बाय मेकिंग लॉ। बाय मेकिंग लॉ मतलब आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज तो है, ये तो प्लान है, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्लान है। और अगर आपको किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इंडिया में लागू करना है तो एक्टिवेट करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, और अभी हमारे पास कोई लॉ नहीं है। और क्योंकि आपके पास कोई लॉ नहीं है, इसका मतलब क्या? नो वन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा नहीं सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कि सर देखो, फंडामेंटल ड्यूटी पॉइंट नंबर 1 में हर किसी को फ्रीडम, सॉरी पॉइंट नंबर 2 में हर किसी को फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को मानना है। मगर सर देखिए दीपक सर क्या कर रहे हैं, ये तो महात्मा गांधी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को अच्छा बोल रहे हैं सर, वीर सावरकर दामोदर को ये नेशनलिस्ट बता रहे हैं, जबकि उसी तरफ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को अच्छा नहीं बोल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मुझे थोड़ा ना बुलाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस इंसान को क्या बोलेगी कि सर जिस नेशनल स्ट्रगल के आइडियल्स की आप बात कर रहे हो ना, मुझे पता है कि उनको फॉलो करने चाहिए, जिन जिन लोगों ने अपनी जान दी उन सभी के बलिदान को सम्मान देना चाहिए। मगर सर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई इंसान नहीं फॉलो करता है तो आप ही की पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है कि हम उसके साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे या क्या करा जाएगा उसके साथ। ये कोई लॉ नहीं बनाया आपकी पार्लियामेंट, तो सर आई एम वेरी सॉरी, हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से कोई भी इंसान फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो दिस इज पार्ट 4, पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। यूएसएसआर से लिए गए थे, अब ये यूएसएसआर रशिया है। मगर जब यूएसएसआर 15 कंट्रीज में नहीं बटा था तब वो यूएसएसआर था। यूएसएसआर 1991 में 15 कंट्रीज में ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद सबसे बड़ी कंट्री रशिया निकली। हालांकि लिथुआनिया, लाटविया, यूक्रेन, बेलारूस, ये एरेस्टवाइल यूएसएसआर के कुछ पार्ट्स हैं जो आज के डेट में इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में आप लोगों को दिखते हैं। बच्चों इसी के साथ क्लास हो जाती है खत्म। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, ये क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है। आज आप लोगों ने मेरे साथ फंडामेंटल राइट्स को कैसे लागू करवाया जाए ये पढ़ा, इसके साथ आर्टिकल 33, 34, 35 देखा। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर किसी स्टेट में लॉ सिचुएशन बिगड़ जाए तो स्टेट क्या करता है, पुलिस को भेजता है। पुलिस के हाथों में भी कुछ ना हो तो फिर सेंटर आर्मी को भेजता है आर्टिकल 34 के अंडर। फिर आपने मेरे साथ यूएसएसआर से इंडिया में लाए जाने वाले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा। कौन लेकर आया? इंदिरा गांधी लेकर आई। कब लेकर आई? जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया था। और उस टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया कि नेशनल इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई रिटन एडवाइस की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ी। और जनता पार्टी गवर्नमेंट हालांकि उस समय बनी थी जब इंदिरा गांधी ने 1977 में इमरजेंसी को हटाना पड़ा। तब 1978 में इलेक्शंस हुए, जेपी गवर्नमेंट जीती, मोरारजी देसाई देश के पीएम बने। और 1980 से पहले ही जेपी गवर्नमेंट भी गिर गई, क्योंकि जनता पार्टी के पास भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी सरकार चलाने के लिए। और दोस्तों जब भी कभी सरकार गठबंधन की सरकार होती है ना, मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, तब ऐसे में वो सरकार गिरती ही गिरती है, या कभी भी वो सरकार स्टेबल तरीके से नहीं चलती। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है, नहीं तो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
कोई डाउट किसी को अभी तक? नो सर। क्लियर है? ध्रुव ने कुछ पूछा है सर, देयर वाज अ पर्सन नेम्ड आई गेस जस्टिस कुलदीप सिंह who was directly elevated to the office of Judge of Supreme Court. Will it amount to the writ of quo warranto as it did not qualify the conditions of becoming a judge in Supreme Court? नहीं बेटा, he will not be sued in Supreme Court by saying that कि सर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं और आपको हटाया जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता ध्रुव बेटा? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के मैं क्वालिफिकेशंस आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक क्वालिफिकेशन ये भी है दैट अ एमिनेंट जुरिस्ट कैन आल्सो बी मेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एमिनेंट जुरिस्ट का मतलब दैट पर्सन हु इज हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ लॉ, इवन दैट पर्सन कैन आल्सो बिकम a judge of Supreme Court. This comes under one of the qualifications of becoming the judge of Supreme Court, sir. तो क्वालिफिकेशन आपके पास मुश्किल से दो ही है। पहली क्वालिफिकेशन मतलब एक तो इंडिया का सिटीजन वाली क्वालिफिकेशन है, उसके बाद जब ये क्वालिफिकेशन आप पढ़ लेंगे फिर एक दो क्वालिफिकेशन मैं आपको और पढ़ाऊंगा। मगर सभी क्वालिफिकेशंस में एक और क्वालिफिकेशन क्या है कि एक जुरिस्ट को भी आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। तो अगर इनके पास अच्छी नॉलेज है तो ये बन सकते हैं जज सर। मुझे नाम तो नहीं पता कि कुलदीप सिंह ही थे या कौन थे, बट आपके क्वेश्चन को समझ के आंसर मैंने दे दिया है कि अगर ऐसा कोई इंसान जज बन सकता है तो आप क्वो वारंटो की रिट को इश्यू कर उस इंसान को जज बना सकते हैं। सॉरी, जुरिस्ट वाले जो पॉइंट है उसको यूज कर आप उस इंसान को जज बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इसमें पेच नहीं है और आप उसको क्वो वारंटो में अपील करके खींच नहीं सकते हैं। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई भी इंसान बन सकता है। बट फिर भी क्यों नहीं बनते लोग? क्योंकि यहाँ पर आंसर आता है कॉलेजियम सिस्टम बनने नहीं देता सर। तो कॉलेजियम सिस्टम हमेशा अपना पैर फंसा के रखता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो कॉलेजियम सिस्टम मतलब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा जज कौन बनेगा। ठीक है बेटा? और ऐसे में अगर आप क्वो वारंटो की रिट मांगने जाओगे भी ना सुप्रीम कोर्ट में तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बोल देगा कि भैया हम लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम से इस जज का नाम चुना है और ये जुरिस्ट है, एमिनेंट जुरिस्ट है, प्रेसिडेंट ने इनका नाम हमको वो दिया था रिटन स्टेटमेंट में लिखकर, इसलिए हम लोगों ने इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया है। डन बेटा? अभी पढ़ोगे, मतलब अभी अच्छे से पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बने, हाई कोर्ट का जज कैसे बने। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना बेटा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज लगोगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अपॉइंट कौन करते हैं? तो करते हैं उस स्टेट के गवर्नर। प्रेसिडेंट की सील के अंडर अपॉइंट नहीं होंगे आप। आपका मतलब जिस भी स्टेट में आप लगोगे उसके गवर्नर आपको अपॉइंट करने आएंगे, प्रेसिडेंट नहीं। अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो बेटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्टली रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं। समझ रहे हो बेटा मेरे? पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज लगोगे आप, हो सकता है कि आप जज ना भी हो बट आपका नाम इंडिया में बहुत फेमस हो कि सब लोग जानते हो। एक एडवोकेट जज लग सकता है। एक एडवोकेट, अगर उस इंसान ने 10 साल तक एडवोकेसी करी हो तो मैं उस इंसान को उठाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पर भी लेके जा सकता हूं। बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो सब दिक्कत ही कॉलेजियम सिस्टम की है। देखते हैं क्या होता है और सरकार ने कितनी कोशिशें करी है कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की या रोकने की। क्या अभी तक सरकार सफल हो पाई है या नहीं? तो आंसर है नहीं। एनजीएसी के बारे में मैंने अपनी शायद पहली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। तो इसी के साथ आज करते हैं क्लास को खत्म। रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे क्लास आप लोगों के पोर्टल पर अवेलेबल होगी। डाउट्स को लिखना शुरू कर दीजिए बेटा। जो भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग मेरे से पूछेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस।